गुड इवनिंग। चलिए, जो पहले हम लोगों ने पिछले सेशन में किया हुआ था 25 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए थे, और इस दूसरे सेशन में हम लोग बाकी के 25 क्वेश्चन करेंगे। देखते हैं उस एग्ज़ाम के। देखिए, तो पिछले सेशन में हम लोगों ने CUET एग्ज़ाम के हिंदी सेक्शन के 25 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, और अब क्वेश्चन नंबर 26 से क्वेश्चन नंबर 50 तक हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसमें से पहला प्रश्न है 26 नंबर क्वेश्चन, अच्छे पत्र में अधोलिखित गुण होने आवश्यक हैं। देखिए, कोई भी लेख हो, चाहे वो निबंध हो, चाहे वो किसी प्रश्न का उत्तर हो, चाहे वो कहीं पर पत्र लिखा जा रहा हो, हर जगह एक चीज का ध्यान हमेशा रखा जाता है कि भाषा में सरलता हो, सहजता हो। ठीक है, तो अच्छे पत्र में अधोलिखित गुण होने आवश्यक हैं। तो ये तो तय है कि ये वाला गुण तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, दुरूहता। दुरूहता का मतलब होता है कठिनता, तो कठिन तो नहीं होना चाहिए कहीं पर भी। ठीक, अपेक्षित त्रुटि, ये भी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, त्रुटि ना हो। अगर त्रुटि नहीं, दुरूहता नहीं, तो क्या चीज बच रही है? उद्देश्य, शिष्टाचार और सहजता। तो सहजता होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। उद्देश्य, बिना उद्देश्य के तो पत्र लिखा ही नहीं जा रहा होगा। ठीक है, और शिष्टाचार, शिष्टाचार का मतलब हो गया कि आप उसमें जहां पर प्रिय शब्द का प्रयोग किया जाना है, भवदी शब्द का प्रयोग किया जाना है, इस तरीके के शब्दों का जो प्रयोग होता है उनका प्रयोग किया जाए। तो शिष्टाचार भी होना चाहिए, वहां अशिष्ट व्यवहार नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक होना चाहिए, तीन होना चाहिए और चार होना चाहिए। तो एक, तीन और चार, ये है किसमें? सी ऑप्शन में है, तो इस वजह से सी ऑप्शन। उसके बाद निम्नलिखित शब्दों में कर्मठ का विपरीतार्थक शब्द है। देखिए, जानबूझ करके उन्होंने जो है वो कठिन बनाने की कोशिश की, हालांकि बना नहीं पाए। कर्मण्य का विलोम होगा अकर्मण्य, और कर्मठ का विलोम होगा अकर्मठ। अ एक उपसर्ग है जो ऐसे शब्द से पहले लग करके उसका विपरीत बनाता है जो व्यंजन से शुरू हो रहा हो। तो कर्मठ और कर्मण्य दोनों शब्द जो हैं वो क व्यंजन से शुरू हो रहे हैं, तो अ तो लगेगा। लेकिन आप देखें, ये है कर्मण्य और एक शब्द हो गया कर्मठ। इसके आगे हम अ लगाएं और इसके आगे भी अ लगाएं, तो दोनों बनेंगे। ठीक है, तो यहां से क्या बनेगा? अकर्मठ। इसलिए आंसर आपका क्या होगा? अकर्मठ, ना कि अकर्मण्य। ठीक है, उसके लिए कर्मण्य होगा, कर्मण्य का विलोम बनाएंगे तो अकर्मण्य बनेगा, कर्मठ का अकर्मठ बनेगा। प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? तो पहले समझ लेते हैं कि प्रत्यय क्या है। प्रत्यय दो शब्दों से मिलकर के बनता है, एक है प्रति और एक है अय। प्रति का मतलब होता है साथ में, किंतु बाद में। अय का मतलब होता है लगा रहने वाला। तो जो साथ में किंतु बाद में लगा हुआ है, इससे ये अर्थ निकलता है प्रत्यय का। ठीक, प्रत्यय की परिभाषा यह है कि ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं उसे हम प्रत्यय कहते हैं। ठीक, तो किसी शब्द के पीछे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाने वाले, उनको हम क्या कह रहे हैं? प्रत्यय। ये प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं कृदंत प्रत्यय। अगर हम भेद की बात करें तो इसके दो भेद होते हैं। एक को हम कहते हैं कृदंत प्रत्यय, दूसरे को हम कहते हैं तद्धित प्रत्यय।
कृदंत शब्द बनता है कृत और प्लस अंत से, और तद्धित शब्द बनता है तत् प्लस हित से। कृदंत में कृत लिखा हुआ है, कृत का मतलब होता है करना। इसका मतलब यह हो गया कि जो क्रिया शब्द के पीछे लगे, क्रिया शब्द के पश्चात, और ये है जो क्रिया के अतिरिक्त किसी अन्य शब्द के पश्चात। जो क्रिया के अतिरिक्त किसी अन्य शब्द के पश्चात, जैसे संज्ञा उसके पीछे लग रहा है तो क्या हो जाएगा? तद्धित प्रत्यय। विशेषण के पीछे लग रहा है तो क्या हो जाएगा? तद्धित प्रत्यय। ठीक, तो दो प्रकार के होते हैं। अब जैसे क्रिया के पीछे हमें लगाना है, जैसे लिख, लिख एक क्रिया शब्द, लिखना क्या है? क्रिया। तो लिख के साथ क्या लगा रहे हैं? आवट, तो क्या बन जाएगा? लिखावट। तो आवट प्रत्यय क्या हो जाएगा? आवट प्रत्यय कृदंत प्रत्यय हो गया। ठीक है, इसी तरीके से आप देखिए, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि कुंती, अब कुंती तो एक कैरेक्टर है महाभारत का, अब उसमें हमने ए लगाया तो क्या बन जाएगा? कौन्तेय। तो ए प्रत्यय क्या हो गया? तद्धित प्रत्यय हो गया। ठीक है, जैसे अग्नि में ए लगाएं तो आग्नेय। जैसे सांप, सांप संज्ञा शब्द है, इसके साथ एरा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? सपेरा। सपेरा शब्द क्या हो जाएगा? मतलब प्रत्यय कैसा हो जाएगा? एरा प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय हो जाएगा। तो डिपेंड करता है कि आप किसके पीछे लगा रहे हैं। तो दो तरह के होते हैं, कृदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। तो आंसर क्या होगा आपका? सी। क्लियर? कान काटना मुहावरे का अर्थ है। मुहावरा हम लोगों ने पिछले सेशन में समझा था, लोकोक्ति और मुहावरा क्या होता है। तो कान काटना मुहावरे का अर्थ, देखिए कान काटने का मतलब तो यह होता है कि किसी व्यक्ति को अपनी चालाकी से हरा देना। ठीक, जैसे आप कहें कि रामू इतना छोटी सी उम्र का है, इतनी कम उम्र का है, लेकिन बड़े बड़ों के कान काटता है। तो बड़े बड़ों के कान काटता है, इसका मतलब हो गया कि उसको हरा देता है, पराजित कर देता है अपनी चालाकी से। तो इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा? पराजित करना। निम्नलिखित में से इंद्र का पर्यायवाची शब्द चुनिए। तो देवों के देव, ये तो एक सीरियल भी बन गया। देवों के देव कौन? महादेव। तो कौन? शंकर जी। भवानी नंदन, अब भवानी नंदन ये तो इंद्र का नहीं है, क्योंकि मां भवानी किसको कहते हैं? दुर्गा को। ठीक, और दुर्गा कौन? शक्ति। शक्ति कौन? पार्वती। तो भवानी नंदन तो फिर तो गणेश जी हुए, तो ये तो मामला सेट नहीं हुआ। फिर देवादिदेव ये भी है, देवादिदेव भी कौन है? ये भी महादेव है। पुरंदर, पुरंदर पर्यायवाची होता है इंद्र का। ऋग्वेद में सबसे ज्यादा श्लोक जो है वो इंद्र के मामले में दिए गए हैं, मतलब इंद्र के ऊपर दिए गए हैं सबसे ज्यादा श्लोक, इंद्र के विषय में, इंद्र से संबंधित। इसीलिए कहते हैं कि ऋग्वेद के हिसाब से इंद्र सबसे बड़ा देवता था। हाँ ठीक, अब नहीं है। और पुरंदर जो शब्द है, पुरंदर का मतलब होता है किलों को नष्ट करने वाला। किलों, किलों को नष्ट करने वाला। ठीक, रामचरितमानस किसकी रचना है? ये तो मतलब अब पूछना भी आप लोगों की तौहीन है कि अगर ये प्रश्न आपसे सीयूईटी में पूछा जा रहा है कि रामचरितमानस किसकी रचना है। ठीक है, तो कबीरदास की रचना है, बीजक सूरदास की है सूरसागर, बिहारी की है बिहारी सतसई,
और तुलसीदास की है रामचरितमानस। तो केवल एक नहीं है, कई हैं। रामचरितमानस है, विनय पत्रिका है, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलला नहचू, बरवे रामायण, कवितावली, तो बहुत सारी रचनाएं हैं तुलसीदास की। ठीक है, बिहारी की एक ही है, कबीरदास की एक ही है, सूरदास की भी कई सारी हैं। ठीक है, लेकिन इन दो की एक ही एक है। चलिए, इसके बाद इनमें से कौन सा शब्दालंकार नहीं है? देखिए, शब्दालंकार जो है वो वैसे तो माने जाते हैं 7 शब्दालंकार। तो कौन कौन से होते हैं उस 7? इन 7 में से अगर हम देखें तो सबसे महत्वपूर्ण होता है अनुप्रास, यमक और श्लेष। ये तो है सबसे महत्वपूर्ण। इसके बाद एक है वक्रोक्ति। एक होता है वीप्सा, और वीप्सा के लिए ही दूसरा शब्द होता है पुनरुक्ति प्रकाश। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। ठीक है, कितने हो गए? 3 और 2 5। ठीक है, एक होता है इसमें प्रश्न अलंकार और एक होता है इसमें पुनरुक्त वदाभास। तो इतने हैं 7 शब्दालंकार। इसमें से जो काम के होते हैं, जो आप लोगों ने पढ़े होंगे, वो ये होते हैं। हालांकि 2 और को आप महत्वपूर्ण मान सकते हैं, इन 2 को भी। तो ये, तो कौन सा शब्दालंकार नहीं है? देखिए भाई, अनुप्रास हो गया, श्लेष हो गया, यमक हो गया, उपमा नहीं है। उपमा क्या है? अर्थालंकार है। तो ये जो है वो अर्थालंकार होता है। ठीक, क्लियर? उसके बाद निम्नलिखित पद्यांश के आधार पर दिए गए अगले 6 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चलिए देखते हैं। अब ये जो कविता है ये 1936 में लिखी गई, मतलब मेरी पसंदीदा कविताओं में से एक कविता है, राम की शक्ति पूजा। ठीक है, निराला इसके रचनाकार हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और उन्होंने ये कविता लिखी हुई। ठीक है, दरअसल आप लोगों ने नवरात्र जो है ना, होता है 2 बार नवरात्र आते हैं, आपको पता होगा। एक चैत्र के नवरात्र होते हैं जो कि गर्मियों के समय पर होते हैं, जिसमें 9वां जो दिन होता है, 9वें दिन रामनवमी होती है, यानी कि राम का जन्म होता है। एक नवरात्र पढ़ते हैं सर्दियों के टाइम पर। सर्दियों के टाइम पर जो नवरात्र पढ़ रहे होते हैं उसमें विजयदशमी होती है, यानी कि दशहरा पड़ता है। नवमी होती है, नवमी के बाद विजयदशमी होती है। तो वो जो विजयदशमी है वो 10वें दिन है, और उसके पहले क्या है? 9 दिन का नवरात्र है, और उसमें होते हैं दुर्गा अष्टमी बोलते हैं। तो नवरात्र में दुर्गा अष्टमी, 9वें दिन का मामला क्या है? दरअसल निराला ने 1936 में जब कविता लिखी राम की शक्ति पूजा, तो इसमें जो स्टोरी है वो ये है कि राम रावण से युद्ध लड़ रहे हैं, और ये भगवान राम नहीं है, अवतार लिया है मनुष्य का, तो मनुष्य के तौर पर ही दिखाए गए हैं, यानी कि इनके पास कोई चमत्कारिक शक्ति नहीं है। अब ये रावण से युद्ध हार रहे हैं, तो इन्होंने देखा कि रावण को अपनी गोद में मां दुर्गा यानी कि शक्ति जो है, पार्वती, वो शक्ति कहते हैं ना, शिव शक्ति, तो जो आधा हिस्सा है अर्धनारीश्वर का, वो तो शक्ति जो है वो खुद गोद में लेकर के रावण को युद्ध लड़ रही है। अब राम जितने भी बाण मारते हैं वो सारे के सारे बाण जो होते हैं वो दुर्गा के सामने नष्ट हो जाते हैं। अपने नष्ट होते हुए बाणों को देख करके राम बड़े परेशान हैं, हार रहे हैं। युद्ध समाप्त होता है उस दिन का जिस दिन राम की बहुत बुरी तरीके से पराजय हुई।
और देख रहे हैं, अपलक निगाहों से देख रहे हैं, बिना पलक झपकाए। अनिमेष राम विश्वजित दिव्य शर भंग भाव, विद्धांग बद्ध को दंड मुष्टिखर रुधिर स्राव। अनिमेष राम, अपलक, विश्वजित दिव्य शर भंग भाव, विश्व को जीत लेने वाले बाणों को भंग होते हुए देख रहे हैं अपलक निगाहों से। विद्धांग बद्ध, सारे के सारे जो अंग हैं वो बिंधे हुए हैं, विद्धांग बद्ध। कोदंड मुष्टि, कोदंड उनके धनुष का नाम है, मुष्टि मतलब ऐसे पकड़ते हैं धनुष को, कोदंड मुष्टि। खर रुधिर स्राव, खर मतलब ये जो उंगलियों के बीच की पोर होती है, ये यहां से रुधिर यानी ब्लड वो रिस रहा है, खून निकल रहा है, ऐसा परेशान है। और उस दिन का युद्ध हार करके वो थके हारे लौटे हैं रात में, अब विचार कर रहे हैं कि क्या होगा, कैसे होगा। और उसमें जब परेशान है तो जामवंत जो हैं वो उनको एक सजेशन देते हैं। क्या सजेशन देते हैं उसमें? कहते हैं कि रावण मतलब राम परेशान है ये सोच करके कि अन्याय जिधर है उधर शक्ति, शक्ति को तो मेरी सहायता करनी चाहिए थी, रावण की सहायता क्यों कर रही है देवी शक्ति? अब दुर्गा के सामने मेरे बाण कहां चल पाएंगे? जामवंत उनको कह रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, आराधन का दो दृढ़ आराधन से उत्तर, तुम वरो विजय संयत प्राणों से प्राणों पर। तो देखिए यही लाइन आ रही है, आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर, यानी कि अगर रावण ने आराधना करके देवी शक्ति को अपने पक्ष में किया है तो तुम उससे ज्यादा बड़ी कठिन आराधना करो, ठीक है? अगर वो मेहनत कर रहा है तो तुम उससे ज्यादा मेहनत करो, कहने का मतलब ये। तो आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर, तुम वरो विजय संयत प्राणों से प्राणों पर। रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर सका त्रस्त, तो निश्चय तुम हो सिद्ध करोगे उसे ध्वस्त। शक्ति की करो मौलिक कल्पना करो पूजन, छोड़ दो समर जब तक सिद्धि ना हो रघुनंदन। मतलब तब तक के लिए तुम छोड़ दो, तुम जाकर के आराधना करो, तब तक हम लोग लड़ लेंगे। और आगे की लाइन क्या है? तब तक लक्ष्मण है महावाहिनी के नायक, लक्ष्मण लीड करेंगे। मध्य भाग में अंगद, अंगद सेना के बीच में रहेगा। दक्षिण श्वेत सहायक मैं। भल्लसेन, भल्लसेन मतलब भालुओं की सेना का नायक जो है। वाम पार्श्व में हनुमान, लेफ्ट हैंड साइड में कौन? हनुमान रहेंगे। नल नील और छोटे कपिगण उनके प्रधान। सुग्रीव विभीषण अन्य यूथपति, यूथ का मतलब होता है जत्था, ग्रुप। तो सुग्रीव विभीषण अन्य यूथपति यथा समय आएंगे रक्षा हेतु जहां भी होगा भय। मतलब ये सीआरपीएफ है, रिजर्व पुलिस में है, ये लोग तब आएंगे जब जो है कहीं पर संकट होगा, कहीं पर भय होगा, तब आएंगे ये, वरना ये बस केवल देखते रहेंगे, जहां जहां जरूरत पड़ेगी वहां वहां पहुंचते रहेंगे। तो बता दिया पूरा सेटअप कि ऐसे होगा। राम को ये आइडिया ठीक लगा, राम गए हैं एक जगह, उसमें कुछ नील कमल चढ़ाने थे, और मतलब कुछ कमल थे, और उनको कहा गया कि भाई वो एक जगह पर ही होते हैं। तो हनुमान से कहा, तो हनुमान गए, फट से लेकर के आ गए। राम ने पूजा करना शुरू कर दिया। अब देवी की आराधना कर रहे हैं और एक एक पुष्प चढ़ाते जा रहे हैं। राम इस आराधना को करते करते 8 दिन तक आराधना किए। 9वें दिन देवी प्रकट हुई और चुपके से आखिरी का बचा हुआ फूल चुरा लिया, और राम ने आखिरी मंत्र पढ़ा और जैसे ही हाथ रखा देखा तो वहां पर पुष्प था ही नहीं। राम बहुत दुखी हुए, आंखों से बस आंसू निकल आए। लेकिन अचानक से उनको याद आया कि उनकी मां उनको राजीव नयन कहती थी, और इस वजह से उनको राजीव नयन क्या? जिसकी आंखें कमल के समान हो। उन्होंने जो है तुरंत निश्चय किया, वह एक और मन रहा राम का जो न थका, जो नहीं जानता दैन्य नहीं जानता विनय। राम ने क्या किया? तुरंत वहीं पर ब्रह्मशर यानी कि ब्रह्मास्त्र उठाया, और उससे जो है बस अपने बाएं हाथ में ब्रह्मास्त्र पकड़ा है। इससे पता चलता है इस
कविता से कि राम लेफ्टी थे, ठीक है, और उन्होंने लेफ्ट हैंड से पकड़ा है और उसके बाद आंख निकाल करके अर्पित करने वाले थे, तब तक देवी प्रकट हुई, हुआ देवी का त्वरित उदय, और उन्होंने जो है आगे बढ़ करके लिया राघव का हस्त थाम, हाथ पकड़ लिया देवी ने, और उसके बाद देवी ने क्या कहा, होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, कह महाशक्ति हुई राम के वदन में लीन। वदन मतलब मुख, वदन मतलब बदन नहीं है, वह है, ब नहीं। तो होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, कह महाशक्ति हुई राम के वदन में लीन। राम के अंदर ही समा गई हैं। रावण और दुर्गा के बीच में तो तब भी गैप है अलग से, यहां पर राम के अंदर ही समा गई। और ये 9वां दिन था और अगले दिन विजयदशमी हुई, रावण को मारा है राम ने। ये कहानी है जो कविता के रूप में निराला ने लिखी। तो अब सारा समझ में आ गया होगा, अब तो फिर कुछ बचा ही नहीं है। अब देखिए नीचे 2 कथन दिए गए हैं। पद्यांश के अनुसार रघुनंदन का आशय राम से है, तो रघुनंदन और कौन है, राम ही होंगे, ठीक है। शक्ति की करो मौलिक कल्पना करो पूजन, छोड़ दो समर जब तक सिद्धि ना हो रघुनंदन। रघुनंदन कौन, राम। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है भाई, ये वाला हो गया सही, ठीक। दूसरा, महावाणी के नायक सुग्रीव हैं। महावाहिनी के नायक सुग्रीव नहीं है भाई, लक्ष्मण है। ये तो सीआरपीएफ में थे ना सुग्रीव, तो सेकंड वाला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। तो कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है, तो ये वाला ऑप्शन हो गया, ठीक। क्योंकि ये तो गलत है, सुग्रीव नहीं है, कौन है, लक्ष्मण है, ठीक है। देख लिए इस पंक्ति में आ रहा है ना, लक्ष्मण है महावाहिनी के नायक, और यहां पर महावाहिनी के नायक सुग्रीव लिखा। अगला प्रश्न, दृढ़ आराधन से क्या तात्पर्य है, हठ योग, सगुण भक्ति, कठिन साधना। तो मैंने आपसे कहा ना कठिन साधना, ये बाकी के जो नाम है हठ योग, ये हठ योग होता है जो नाथ परंपरा के लोग होते हैं उनके यहाँ जो साधना होती है उसको हठ योग कहा जाता है। जो वज्रयान है ये बौद्ध धर्म की एक शाखा है वज्रयान, जिसमें तंत्र मंत्र जादू टोने के माध्यम से सिद्धियां अर्जित की जाती हैं, बौद्ध धर्म में ही है, उसको कहते हैं वज्रयान। मतलब बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में विभाजित हुआ, महायान, हीनयान, उसमें से जो महायान थी उसकी एक ब्रांच है वज्रयान, ठीक। और सगुण भक्ति, सगुण भक्ति का मतलब होता है कि जब ईश्वर को गुणों से युक्त मान करके उसकी भक्ति की जाए तो हम कहते हैं कि वो क्या है, सगुण भक्ति है। तो यहां पर क्या है, कठिन साधना, दृढ़ आराधन। यह पद्यांश किसे संबोधित है, तो राम को संबोधित है, राम से ही कह रहे हैं जामवंत ये सारी बातें। भय शब्द का विलोम क्या है, भय का होगा निर्भय। निर्भय शब्द बनता कैसे है, निह और प्लस भय से, ठीक है, निह प्लस भय, इससे बनता है। देखिए निह प्लस भय, निह प्लस भय में क्या हो जाता है कि ये जो विसर्ग है ना ये चेंज हो जाता है र में, इस वजह से शब्द बनता है निर्भय। निह मतलब एब्सेंस जहां शो करते हैं, जैसे आप देखेंगे कि निह प्लस गुण तो क्या बन जाएगा, निर्गुण, जिसमें गुण नहीं है तो उसको क्या कहते हैं, निर्गुण, ठीक है। तो जिसमें भय नहीं है तो विलोम क्या हो जाएगा, भय का निर्भय, तो आंसर हो जाएगा निर्भय। निम्नलिखित में से शक्ति शब्द के पर्यायवाची नहीं है। देखिए शक्ति का मतलब बल तो होता है, ठीक, ये है, सामर्थ्य होता है, ताकत होता है। अक्षय का मतलब होता है जिसका क्षय ना हो, जो कम ना हो। उग्र का मतलब होता है जो बहुत तेज हो। यहां से शक्ति का कोई लेना देना नहीं होता, तो इसका मतलब ये हो गया कि 1, 3, 5 है क्या कोई ऑप्शन, शक्ति शब्द। अच्छा पूछा है कि पर्यायवाची नहीं है, तो फिर 2 और 4, तो 2 और 4 ए हो जाएगा इसका आंसर, ये, क्योंकि ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये सारे के सारे तो हैं, तो इनका यहां लिखने के बजाय यहां लगाना ठीक है।
ये तो होता ही है, ये नहीं है, 2 और 4। ठीक, अब उसके बाद अगले की हम बात करें तो अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है, प्रस्तुत पद्यांश में भल्ल सैन्य का संबंध है। तो अभी आपको बताया भल्ल का मतलब क्या है, भालुओं के सेना नायक जामवंत हैं वो। ठीक, उसके बाद जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का बोध हो, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता का बोध हो, क्या होगा। अभी हम लोग इतना जो है इस पर बात किए थे पिछले सेशन में कि क्या होगा, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाता है, विशेषण। तो ये होगा जिस शब्द में किसी काम का करना अथवा होना पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। ठीक, विशेषण क्या होता है, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए। कर्म क्या होता है, वाक्य में जो क्रिया होती है उस क्रिया का प्रभाव जिसके ऊपर पड़ता है उसे हम कर्म कहते हैं। जैसे मोहन निबंध लिखता है, तो लिखना क्या है, क्रिया। मोहन क्या है, उस क्रिया को करने वाला, तो क्या कहलाएगा, कर्ता। और लिखने की क्रिया का प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है, निबंध के ऊपर, क्योंकि वो लिखा जा रहा है, तो हम क्या कहते हैं उसको, जो लिखा जा रहा है, तो निबंध क्या हो गया, कर्म। तो कर्ता, कर्म, क्रिया और विशेषण, चारों समझ में आ गया। तो वे शब्द जिनसे किसी काम का करना अथवा होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से आभ्यंतर का विलोम बताइए। देखिए पहली चीज तो यह है कि आभ्यंतर का मतलब होता है अंदर, भीतर। ठीक, अब परीक्षा में जो प्रश्न आया हुआ है उसमें आभ्यंतर लिखा है और आभ्यंतर न होकर के अभ्यंतर शब्द होता है। दरअसल ये शब्द बनता कैसे है, तो अभि प्लस अंतर से बनता है, अभि प्लस अंतर। तो सही शब्द तो ये होना चाहिए, क्वेश्चन पेपर में मिसप्रिंट। ठीक है, हालांकि आभ्यंतर शब्द का प्रयोग तब होता है जब इक प्रत्यय लगा दिया जाता है। तो देखिए अभि प्लस अंतर, यहां पर क्या है, ई, अ है, तो ये ई चेंज हो जाएगी किसमें, य में। ये इसके साथ जब ऐड होगा तो ये क्या हो जाएगा, यंतर। और ये जब कहा जाएगा, इसके साथ जुड़ेगा, तो आप देखेंगे कि ई निकल चुका है, तो अब तो अभ्यंतर ये बनेगा, शब्द तो ये बनता है अभ्यंतर। अब इस अभ्यंतर में जब हम इक प्रत्यय जोड़ेंगे, ठीक, तो ये हो जाएगा आभ्यंतरिक। ठीक है, इस तरीके से नहीं जोड़ेंगे तो नहीं बनेगा, तो अभ्यंतर होता है। क्लियर। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है भीतरी या भीतर। तो भीतर का विलोम क्या हो जाएगा, बाह्य, सीधी सी बात है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बाह्य, भीतर का विलोम बाह्य। ठीक है, अब उसके बाद जो है वो 42वां, कार्यालयी पत्र लेखन में अधोलेख के रूप में प्रस्तुत होने वाला शब्द कौन सा है। अधोलेख जो शब्द है ये पहले तो देख लीजिए किससे बना है, ये बनता है अधा और प्लस लेख से। और अधा का मतलब क्या होता है, अधा का मतलब होता है नीचे। तो नीचे क्या लिखा जाता है किसी लेटर में, अगर कार्यालय वाले पत्र हैं तो, सरकारी पत्र। तो जब पर्सनल लेटर लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, आपका प्रिय पुत्र, आपका प्रिय मित्र, ऐसे करके लिखते हैं। लेकिन जब ऑफिशियल लेटर लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, भवदीय। क्यों, क्योंकि भवदीय का मतलब ही होता है आपका। ठीक है, तो वहां भवदीय लिखा जाता है। कार्यालय पत्र लेखन में संबोधन के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला शब्द, अब संबोधन के लिए तो शुरुआत में होता है, तो संबोधन के लिए शब्द क्या प्रयोग करेंगे, प्रिय। संबोधन के लिए प्रिय शब्द का प्रयोग किया जाता है, या फिर महोदय शब्द का प्रयोग किया जाता है। लेकिन महोदय आपके यहां ऑप्शन में है नहीं, इस वजह से क्या हो जाएगा, प्रिय शब्द हो जाएगा।
उसके बाद इनमें से कौन सा कार्यालयी पत्र का रूप नहीं है? देखिए, कार्यालयी पत्र का मतलब है जो जिसका प्रयोग कार्यालयों में किया जाता है, यानी कि सरकारी पत्र। सरकारी पत्र कई सारे होते हैं, जैसे शासकीय पत्र, शासकीय पत्र के अलावा अर्धशासकीय पत्र का भी प्रयोग होता है, कार्यालय आदेश का होता है, अधिसूचना या विज्ञप्ति का होता है। अब अगर आप अंग्रेजी में जानना चाहें तो शासकीय पत्र को कहते हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल, यानी कि जीओ। अर्धशासकीय पत्र को कहते हैं डेमी ऑफिशियल, यानी कि डीओ। कार्यालय आदेश को कहते हैं ऑफिस ऑर्डर। कार्यालय ज्ञाप या ज्ञापन उसको कहते हैं ऑफिस मेमो या ऑफिस मेमोरेंडम। अधिसूचना या विज्ञप्ति को कहते हैं नोटिफिकेशन। ठीक है, ये सारे होते हैं। तो इसमें अर्धशासकीय पत्र डीओ लेटर है, ये डीओ लेटर भी यूज करते हैं ऑफिसेज में। ये एक अधिकारी किसी दूसरे अधिकारी को पर्सनली लिखता है, लेकिन काम पर्सनल नहीं होता। तो सरकारी काम के लिए जब एक ऑफिसर किसी दूसरे ऑफिसर को, जो कि लगभग सेम रैंक के होते हैं, उनमें जब ये पत्र लिखा जाता है तो उसको हम कहते हैं अर्धशासकीय पत्र। तो अर्धशासकीय पत्र की खास बात क्या है कि जब एक अधिकारी किसी दूसरे अधिकारी को, जो लगभग समकक्ष अधिकारी होता है, सेम रैंक का ऑफिसर होता है, उसको किसी सरकारी प्रयोजन हेतु, यानी कि ऑफिशियल पर्पस के लिए पर्सनली लेटर लिखता है। और ऐसा कब लिखता है वो? तब जब कोई विलंबग्रस्त मामला हो, कोई मामला है जो डिले हो रहा है, या कोई इंपॉर्टेंट इश्यू हो जिसके ऊपर उसका अटेंशन चाहिए, यानी कि ध्यान आकर्षित करने के लिए। तो किसी महत्वपूर्ण मामले में ध्यान आकर्षित करने के लिए, या किसी विलंबग्रस्त मामले में, या किसी कॉन्फिडेंशियल मामले में, जब एक अधिकारी किसी दूसरे अधिकारी को पर्सनली लेटर लिखता है तो उसको हम कहते हैं अर्धशासकीय पत्र। अधिसूचना जो होती है, अधिसूचना राष्ट्रपति या राज्यपाल की ओर से जारी की जाती है, और तब जारी की जाती है जब शासन कोई ऐसा निर्णय लेता है जो जनसाधारण की जानकारी में लाना जरूरी है। तो जनसाधारण की जानकारी में लाने के लिए उसको गजट में प्रकाशित करना पड़ता है। तो गजट में प्रकाशित किए जाने के लिए क्या जारी की जाती है? अधिसूचना, विज्ञप्ति। कार्यालय आदेश होता है कि जब किसी कार्यालय में एक उच्चस्थ अधिकारी अपने अधीनस्थ अधिकारी को कोई सूचना या आदेश या संदेश देना चाहता है तो उसके लिए कार्यालय आदेश का प्रयोग होता है। लेकिन कार्यालय आदेश का प्रयोग या तो क्लास 3 या क्लास 4 के कर्मचारियों के लिए किया जाता है, या फिर नॉन गजटेड के लिए किया जाता है। जबकि अधिसूचना का प्रयोग हमेशा गजटेड के संबंध में होता है, क्योंकि गजट में छपता है। गजटेड हॉलीडे, गजटेड ऑफिसर का अपॉइंटमेंट, ट्रांसफर, डेपुटेशन, ठीक है, प्रमोशन, कुछ भी है, अगर गजटेड का मामला है तो अधिसूचना, और नॉन गजटेड का है तो कार्यालय आदेश। क्लियर? शोक पत्र का कार्यालय से कोई लेना देना नहीं। शोक पत्र किसी के मरने पर भेजते हैं और उसका कार्यालय से कोई लेना देना नहीं। निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर दिए गए अगले 6 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दुनिया से अच्छा ग्रहण करने का अधिकार सभी देशों को है। सही बात है। अगर किसी देश में कुछ भी अच्छा है तो उसको ग्रहण करने का अधिकार तो सभी देशों को है। दुनिया से अच्छा ग्रहण करने का अधिकार सभी देशों को है। भारत के ज्ञान विज्ञान चिंतन से बहुत सी चीजें दुनिया ने ली। ठीक। दूसरी बात यह है कि संसार में जहां भी ज्ञान विज्ञान विचार जन्म लेते हैं उनमें अन्य देशों की भी ज्ञात अज्ञात भूमिका होती है। भाई हमें पता नहीं होता, हम कुछ भी नई खोज करते हैं तो उसके रेशेस जो है ना, जिसको आप कह रहे हैं कि मतलब रेशे, ठीक है, अंग्रेजी में कहेंगे तो ट्रेसेस और हिंदी में कहेंगे तो रेशे, वो क्या है कि आपको मिल जाएंगे। उसके सूत्र जो हैं, थ्रेड्स जो हैं, वो कहीं ना कहीं किसी और जगह के मिल जाते हैं। ऐसा होता है। और यह आदान प्रदान का सिलसिला न जाने कब से चल रहा है। ठीक। आज भी पश्चिम में हो रहे नवीनतम अन्वेषण मतलब इन्वेस्टिगेशन,
अन्वेषणों में, हालांकि यहां पर अन्वेषण के लिए इन्वेस्टिगेशन शब्द नहीं होगा, इसके लिए रिसर्च होगा, ठीक है। अब ये इस पैराग्राफ में गलत शब्द है, अन्वेषण का मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, लेकिन यहां पर आप खोजकर्ता समझ लीजिए, रिसर्च समझ लीजिए। अन्वेषणों में विभिन्न देशों की मेधा, प्रतिभा, श्रम, कौशल, धन आदि लगे हैं। उदाहरण के लिए भारत की अनेक प्रतिभाएं अरसे से अमेरिका और अन्य देशों में उच्च स्तरीय अन्वेषण और संगणक के क्षेत्र में, यानी कि कंप्यूटर के क्षेत्र में सॉफ्टवेयर निर्माण में लगी हैं। क्या यह प्रकारांतर से भारतीय अवदान नहीं है? प्रकारांतर का मतलब होता है अन्य प्रकार से, दूसरी तरीके से। ठीक। तो प्रकारांतर का मतलब होता है अन्य प्रकार से या दूसरे प्रकार से। तो क्या यह प्रकारांतर से भारतीय अवदान नहीं है? अवदान का मतलब उसका योगदान या अनुदान, जो आप कहना चाहें। उन्नत देशों की वस्तुएं ऊंचे मूल्य पर खरीदकर अनेक छोटे देश उच्चतर अनुसंधान में परोक्ष आर्थिक योगदान देते हैं। सही बात है भाई, कि कोई आप मान लीजिए अमेरिका ने एक बड़ा जो है कोई चीज ऐसी बनाई जो खास है, उसको भारत ने खरीद लिया। जैसे फ्रांस से राफेल खरीदा ना इंडिया ने, तो क्या लिख रहे हैं? उन्नत देशों से, यानी कि जो डेवलप्ड कंट्री है, बढ़िया विकसित देश हैं, वस्तुएं ऊंचे मूल्य पर खरीदकर अनेक छोटे देश उच्चतर अनुसंधान में, यानी कि हायर रिसर्च में परोक्ष आर्थिक योगदान देते हैं। भाई उस देश को पैसा मिलता है, वो और रिसर्च करता है। इसलिए किसी उपलब्धि को किसी भूगोल में सीमित नहीं किया जा सकता, क्योंकि हर चीज कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड। यह दूसरी बात है कि हमें अपनी आत्मनिर्भरता लगातार बढ़ानी होगी, लेकिन अपनी आत्मनिर्भरता लगातार बढ़ानी होगी और अपनी प्रतिभाओं को निरंतर प्रोत्साहित करना होगा। आयातित प्रदूषण से बचने और अपने सांस्कृतिक उन्नयन के लिए यह अनिवार्य है। अपना भी तो उन्नति होनी चाहिए। सारे के सारे लोग अगर यहाँ के सारा टैलेंट चला जाएगा अमेरिका में ही करेगा, अगर वो भारत में करता तो भारत को ज्यादा लाभ मिलता। मिल तो अभी भी रहा है, लेकिन उतना नहीं ना, ज्यादा मिल जाएगा। तो ये होना चाहिए। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। उन्नत शब्द का विलोम शब्द क्या है? उन्नत शब्द का विलोम शब्द होता है अवनत। अवनति, उन्नति। अव का मतलब नीचे और उत, उन्नत शब्द बनता है उत प्लस नत से, ठीक है। उत का मतलब ऊपर की ओर, ठीक है। तो उन्नत का अवनत। गद्यांश में प्रयुक्त इन शब्दों के सही वर्णानुक्रम का चयन कीजिए। वर्णानुक्रम ये पूछा जा रहा है। वर्णानुक्रम का मतलब होता है वर्ण प्लस अनुक्रम, ठीक है। तो इस शब्द का मतलब क्या है? वर्ण प्लस अनु प्लस क्रम। तो वर्ण का मतलब हो गया अक्षर, अनु का मतलब हो गया बाद में या पीछे, और क्रम का मतलब है सीक्वेंस। तो अल्फाबेटिकली आपको सेट करना है और वो देखना है। अब पहला शब्द है आयातित, दूसरा है अधिकार, तीसरा है आत्मनिर्भरता, चौथा है उदाहरण और पांचवा है नवीनतम। हम जानते हैं कि वर्णमाला में दो चीजें हैं, स्वर है और व्यंजन है। स्वर आते हैं पहले, और स्वर कैसे आएंगे? तो अ आपको पहले दिखेगा, तो अधिकार, यानी कि ये सबसे पहले होगा अधिकार। तो ये हो गया नंबर 1। उसके बाद आता है बड़ा आ। तो बड़े आ से जो है दो शब्द हैं, एक है आयातित और एक है आत्मनिर्भरता। तो हमें यह देखना पड़ेगा कि दूसरे नंबर पर क्या आएगा, आयातित आएगा या आत्मनिर्भरता आएगा। तो अ तो हो गया। फिर हमें देखना है य और त। य और त में से दोनों व्यंजन है, तो दोनों में से कौन सा व्यंजन पहले आता है? तो आपको पता है क ख ग घ अंग च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण
त थ द ध न, त आ गया, त थ द ध न, फ फ ब भ म, य र ल व, या बाद में आया, तो त पहले आ रहा है या बाद में आ रहा है, ठीक। तो सेकंड नंबर पे क्या हो जाएगा, ये, और थर्ड पे क्या हो जाएगा, ये, ठीक। अब आ हो गया, फिर आता है ई, फिर आता है ई, ऐसे आता है, ठीक है, फिर ऊ, तो ऊ आएगा, ऊ उदाहरण, तो 1 2 3, ये हो गया 4, ठीक है। और स्वर के खत्म होने के बाद व्यंजन आता है, तो ये आएगा कहाँ, 5वें नंबर पर। तो क्या हो जाएगा, 2 3 1, 2 3 1, और उसके बाद 4 5, ये वाला ए ऑप्शन जो है ये इसमें सही होगा, ठीक। इसके बाद दोनों सूचियों का मिलान करना है। प्रत्यय, प्रत्यय कहते किसे हैं, पिछले सेशन में हम लोगों ने देखा था, प्रत्यय क्या है, प्रति प्लस अय, ठीक। या ये कह लीजिए कि इसको हम क्या कह रहे हैं, शब्द के पीछे जुड़ने वाला शब्दांश, ठीक, क्लियर। तो अब जरा लास्ट में देखें यहां पर, तो हमको यहां पर देखें नवीन शब्द समझ में आ रहा है, ठीक, अधिकार, ठीक, अधिकार, तो इसमें हमको जो है वो क्या है, अधि शब्द समझ में आ रहा है। यहां आत्मनिर्भरता, तो आत्मनिर्भर, इसके बाद ता अलग से दिखा रहा है। आर्थिक, ये शब्द है क्या, तो यहां देखें ये बन रहा है किससे, ये हो गया नवीन और प्लस तम, ये क्या हो गया, इसको हम कह रहे हैं कार, तो अधिकार, तो अधि प्लस कार आप क्या लीजिए, आत्मनिर्भरता, तो ये हो गया आत्म निर्भर प्लस ता, और आर्थिक, ये हो गया अर्थ और प्लस एक, आर्थिक। तो देख लीजिए ए कहां है, कम कार का एक, तो देखिए ये क्या सेट होगा, कार, कार है 2 में, तो ए हो गया 2, एक, एक है बी के साथ 4, ठीक, तम सी का 1, ता डी का 3, तो इसके हिसाब से देख लेते हैं, तो क्या हो गया, ए का 2, ए का 2 तो 2 जगह पर है, ठीक है, तो बी चेक कर लेते हैं, बी एक, बी का क्या है 4, तो बी का 4 और ए का 2, ए का 2 और बी का 4, ये तो ये वाला ऑप्शन हुआ, ठीक है, ए का 2 और बी का 4, ए का 2 और बी का 4, तो ए का 2 और बी का 4, ये हो जाएगा, ठीक। उसके बाद संसार में जहां भी ज्ञान विज्ञान विचार जन्म लेते हैं उनमें अन्य देशों की भी ज्ञात अज्ञात भूमिका होती है। चलिए पहले स्टेटमेंट को चेक करते हैं, देखिए संसार में जहां भी ज्ञान विज्ञान विचार जन्म लेते हैं उनमें अन्य देशों की भी ज्ञात अज्ञात भूमिका होती है, ये बात आ रही है यहां पर साफ साफ। तो पहला स्टेटमेंट तो सही हो गया, यानी कि ये तो सही है स्टेटमेंट। दूसरा, आत्मनिर्भरता और प्रोत्साहन आयातित प्रदूषण से बचने और अपने सांस्कृतिक उन्नयन के लिए अनिवार्य नहीं है, और यहां क्या कह रहे हैं, आत्मनिर्भरता लगातार बढ़ानी होगी और अपनी प्रतिभाओं
को निरंतर प्रोत्साहित करना होगा आयातित प्रदूषण से बचने और अपने सांस्कृतिक उन्नयन के लिए यह अनिवार्य है। और यहां पर क्या कह रहे हैं, अनिवार्य नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये सेंटेंस गलत है। तो पहला वाला सही है, कथन 1 सही है, कथन 2 गलत है। ये उसके बाद अवदान शब्द का पर्यायवाची शब्द है। मैंने कहा ना अवदान का मतलब योगदान या अनुदान, तो इसमें क्या हो जाएगा, अनुदान। ठीक है, ये हो जाएगा अवदान। और दिए गए गद्यांश के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। ज्ञान आदान प्रदान की चीज है, सॉफ्टवेयर निर्माण में भारतीय प्रतिभाएं शामिल नहीं है, और किसी उपलब्धि को भूगोल तक सीमित नहीं कर सकते, प्रतिभा को प्रोत्साहन की अपेक्षा नहीं है, संसार में जहां भी ज्ञान विज्ञान विचार जन्म लेते हैं उसमें अन्य देशों की भूमिका नहीं होती है। अभी तो बात हुई है कि अन्य देशों की भूमिका होती है, ठीक है, सभी की भूमिका होती है, ये तो साफ साफ बात हो ही रही है कि ये वाला सेंटेंस तो क्या हो गया, गलत हो गया। पहली चीज, ज्ञान आदान प्रदान की चीज है, तो यहां पर हम देखें कि ज्ञान आदान प्रदान की चीज है, पहले सेंटेंस से अच्छा चेक करते हैं। ज्ञान आदान प्रदान की चीज, बात तो सही है, ज्ञान आदान प्रदान की चीज है, ठीक, तो ये वाला तो सही है। फिर सॉफ्टवेयर निर्माण में भारतीय प्रतिभाएं शामिल नहीं है, उसमें क्या लिखा हुआ है कि हैं, इसका मतलब ये सेंटेंस गलत है। किसी उपलब्धि को भूगोल तक सीमित नहीं कर सकते, बिल्कुल सही बात अभी कही गई थी इसमें, ठीक है। प्रतिभा को प्रोत्साहन की अपेक्षा नहीं है, प्रतिभा को प्रोत्साहित करने की बात तो की जा रही थी नीचे अभी, तो इसका मतलब ये सेंटेंस गलत है। तो कौन सा सही हो, 1 3, 1 और 3, बी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से आपके CUET का जो एग्जाम हुआ था, जो पेपर हुआ था, उसमें हिंदी के जो 50 प्रश्न आए थे, उन 50 प्रश्नों का ये डिस्कशन था। आशा करता हूं कि जो है आप सभी लोगों को ये डिस्कशन समझ में आ गया होगा अच्छे से। सभी प्रश्नों के विषय में जो भी शंकाएं होंगी उनका समाधान हो गया होगा, उत्तर तो पता चल ही गए होंगे वैसे भी, लेकिन और भी चीज़ें साथ में पता चल गई होंगी, ठीक है। तो चलिए, आपके लिए शुभकामनाएं, और अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।